तो चलिए आगे बात करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की क्या होती हैं। मतलब किसी भी इकोनॉमी के लिए उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। मेजरली जो उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसके रिसोर्स एलोकेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए। यानी कि जब हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो इकोनॉमी में ऐसी क्या दिक्कत हैं जो कि उसकी जड़ से जुड़ी हुई हैं, फिर चाहे वो कोई सी भी इकोनॉमी हो उसको ये वाली तकलीफें आ सकती हैं। ये सेंट्रल प्रॉब्लम जो हैं वो उस इकोनॉमी के अंदर क्रिएट हो सकती हैं। तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं और जिसको बोला जाता है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये आपको पता ही है, पता ना श्रेया, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ओके, तो क्योंकि इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज होते हैं दे आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर, दे आर स्केयर्स, और इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। ऑल्टरनेटिव यूजेस आपको पता ही एक दिक्कत ही होती है ना कि आप जो है अपने रिसोर्सेज को हर जगह एलोकेट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, है ना। आपको एक टाइम पर एक ही एक्टिविटी में अपने रिसोर्स को एलोकेट करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम ऑफ यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, सॉरी रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो हर एक जो इकोनॉमी है, क्योंकि रिसोर्सेज उसके पास स्केयर्स हैं, दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। आप बहुत सारी एक्टिविटीज में साइमल्टेनियसली एक साथ अपने रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं कर सकते। आपको एक या दो एक्टिविटीज में ही अपने रिसोर्स को एलोकेट करना पड़ेगा। तो हर एक इकोनॉमी जो है वो मजबूर हो जाती है टू मेक सर्टेन चॉइसेस इन द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आपको बेस्ट टू बेस्ट चॉइस रखनी पड़ेगी ना। याद है, अगेन कमिंग बैक टू दैट एग्जांपल, हमारे फ्लैट वाला, हमारे घर वाला, हमें देखना पड़ेगा ना कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास जॉब है तो कोई बात नहीं, घर बनाकर रहते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं यार, थोड़ा सा इनकम जो है, हमारे पास 3 करोड़ रुपए आए हैं और हमें हमें हमारी आगे जाकर जॉब से इनकम इतनी नहीं क्रिएट हो सकती है, तो हम उसे किराए पर चढ़ा देंगे। किसी सस्ती जगह पर हम 12-15 हज़ार का मकान लेकर रह सकते हैं और जो 3 करोड़ वाली जमीन है उसे 50 या 75 हज़ार रुपए किराया आने लगेगा। तो ओवरऑल तो हमारा गुजारा हो ही रहा है ना, हमारा राशन वगैरह भर जाएगा, है ना। बच्चों की स्कूल की फीस जा सकती है, हम घर पे पेरेंट्स को भी दे सकते हैं पैसा, हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर सकते हैं। लेकिन जहां पर जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है और ऐसे फ्लैट में अगर रह रहा है कोई पर्सन जहां पर कुछ पता ही नहीं है कि मतलब होना क्या है या फिर करना क्या है, और मतलब इन टर्म्स ऑफ जॉब मैं बात कर रहा हूं, और कहने के लिए भाई 3 करोड़ की कोठी में रह रहे हैं, तो फिर ऐसी लाइफ से क्या मतलब फायदा क्या है। मतलब आप समझ सकते हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता, पर्सन का गुजारा नहीं हो सकता। वो सिर्फ घर घर में रह जाएगा, उसी का होकर रह जाएगा। अल्टीमेटली एक ऐसा टाइम आ सकता है कि जहां पर अपने अपने घर को उसे कारणवश मजबूरी में मॉर्गेज करना पड़े उस प्रॉपर्टी को, राइट। उसके ऊपर हाउस लोन लेना पड़े, उसे होम लोन लेना पड़े। तो द वेरी फैक्ट दैट एवरी इकोनॉमी हैज टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इट मेक्स इट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। हर एक इकोनॉमी की दिक्कत क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। किस चीज की चॉइस, रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। अब ये जो कंपल्शन है ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज हर एक इकोनॉमी के लिए, श्रेया कीवर्ड देख रहे हो कितना खतरनाक वर्ड राइटर हमारी तरफ थ्रू कर रहा है, कंपल्शन। ये मजबूरी ही तो है हमारी कि हम अपने रिसोर्स को मल्टीपल एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। घर अगर बन गया है, अब वो घर घर ही है रहने के लिए, अब वहां पर जिम और ये स्विमिंग पूल खोलने का कोई मतलब नहीं है। मजबूरी तो यही है हमारी। अब जैसे क्या है, मान लो कि आगे जाकर हमें किसी भी चीज में लॉस हुआ, तो हम क्या सोच रहे हैं, यार काश उस टाइम पर यार इसको घर ना बनवाकर ये वाली प्रॉपर्टी वहां ले ली होती तो हम एंजॉय कर रहे होते। वहां पर दाम भी ज्यादा हो गए हैं, इसको बेचकर बल्कि इस जगह पर जहां रह रहे हैं 2 घर आ जाते, उधर जाकर किराए पर भी चढ़ा देते, अगर किसी शोरूम वाले को या फूड गुड वाले को दे देते, लाख रुपए महीने का किराया खा रहे होते। लेकिन वही वाली बात है ना, कंपल्शन। अब घर बन गया तो ये सब सोचने से कोई मतलब नहीं है, राइट। तो द कंपल्शन ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय ऑल द इकोनॉमीज इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। हर एक इकोनॉमी जो मजबूर हो जाती है कि कैसे उसको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करवाना है, किस तरीके से ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज को मैनेज करना है, टैकल करना है, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी की, राइट।
क्यों है वो सेंट्रल प्रॉब्लम श्रेया? बिकॉज रिसोर्सेज आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर, और वो रिसोर्स हर एक एक्टिविटी के लिए एलोकेट नहीं हो सकते हैं, सारे लोगों को इक्वल लेवल पर रिसोर्सेज मिल भी नहीं सकते हैं। तो यहीं से सेंट्रल प्रॉब्लम एक क्रिएट होती है इकोनॉमी की, कि कैसे गवर्नमेंट को उस कंट्री के इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या इकोनॉमिक डिसीजंस लेने हैं कि जो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है, उसको देखते हुए 3 क्वेश्चंस किसी भी इकोनॉमी को आंसर करने पड़ते हैं श्रेया। 3 क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करवाएंगे, और टारगेटेड पॉपुलेशन कौन सी है जिसकी तरफ हम अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट? जैसे कि मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी वाली बात बताई थी, नेशनल इनकम वगैरह चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मैंने कंसेप्ट वहां पर भी क्लियर करा था। तो उसके अंदर एक एग्जांपल यूज करा था मैंने, अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर श्रेया जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो पॉपुलेशन है उसका कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन वो इस तरीके से है कि बच्चे ज्यादा हैं उस पॉपुलेशन के अंदर, तो आप जानते हो वहां पर जो कोई भी प्रोडक्शन होगी वो कैसी वे में सेंट्रलाइज होगी, मतलब किसकी तरफ वो टारगेटेड ऑडियंस उसके बच्चे हैं, तो जो प्रोडक्शन होगी वो ऐसी होगी ना कि बच्चों की दूध की बॉटल बन रही है, डायपर्स बन रहे हैं, टीथर बन रहे हैं, है ना। अगर पॉपुलेशन ओल्ड एज ज्यादा है तो फिर डिमांड क्योंकि ओल्ड एज की तरफ से आएगी, तो हो सकता है कोई चलने की स्टिक्स बने, जैसे सहारा लेने के लिए जो बुजुर्ग लोग जितने चढ़ते हैं, नकली दांत बनना, ठीक है, हियरिंग एड मशीन्स बनना, ये सारी चीजें बनेंगी उस इकोनॉमी के अंदर। तो यही होता है कि टारगेटेड पॉपुलेशन क्या है, डिमांड कौन सी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आएगी, और मिक्स पॉपुलेशन है तो इकोनॉमी के अंदर सब कुछ क्रिएट होगा। क्रिएट वैसे सब कुछ ही होगा, मैं ज्यादा मात्रा की प्रोडक्शन और कम मात्रा में प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, टारगेटेड ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जितनी ज्यादा बड़ी आबादी, तो एक एक इंडिविजुअल भी किसी ना किसी चीज की डिमांड कर रहा है, तो वो है तो एक ही एज ग्रुप के लोग ना, तो वैसी तरीके से उसी तरीके की डिमांड तो क्रिएट होगी जिस तरीके की आबादी है इकोनॉमी के अंदर, और फिर प्रोड्यूसर को वही चीजें तो सप्लाई करनी पड़ेंगी, वरना अगेन डिमांड और सप्लाई के अंदर मिसमैच होगा। राइट और रॉन्ग? क्लियर हुआ? बिल्कुल। तो कॉजेस क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम के? सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विच अराइज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। वही सेम चीज, इंसानों की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, कोई आरंभ नहीं है, रिसोर्सेज उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बहुत लिमिटेड है, और रिसोर्सेज जो है इनका ऑल्टरनेटिव यूजेस है। अब वो कह रहा है रेफर सेक्शन 1.8, ये हम ऑलरेडी ये सारी चीजें यहां पर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कर चुके हैं। अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज अनलिमिटेड वांट्स एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी हैज टू फेस वेरियस चॉइस प्रॉब्लम्स ऑल्सो। आपको पता ना इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम लोग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं, कि अगेन वही वाली बात घुमा फिरा के वो देखो हजारों करोड़ों बात एक ही बात बोल रहा है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है कि आपको डिसाइड करना है कि आपका रिसोर्स कहां पर यूज होगा, किस पर्पस के लिए, किस एक्टिविटी के लिए वो यूज होगा। तो नैरो सेंस के अंदर प्रोफेसर सैमुअलसन, इन्होंने डिफाइन करा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स को एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब ये जो है, ये 3 एस्पेक्ट्स हैं, ये 3 एक्चुअली एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम जो एक मेन होती है वो तो एक ही होती है, क्या? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, ताकि पुअर और रिच का गैप ब्रिज हो, सबको रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी मिले, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका इंश्योर हो सके, और सबको वो 3 कंसेप्ट HCF, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड फूड, है ना, फूड क्लोथिंग हाउसिंग, FCH, ये सबको मिले, रोटी कपड़ा मकान, है ना। तो मेन प्रॉब्लम तो यही है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। उसके 3 पहलू हैं, प्रोफेसर सैमुअलसन ने कहा उसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू इस बात की तरफ इशारा करता है क्या प्रोड्यूस होगा इकोनॉमी के अंदर। दूसरा पिलर कैसे प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होने में 2 चीजें होती हैं शायद, या तो लेबर्स प्रोड्यूस करेंगे ज्यादा, या मशीन्स। तो जब लेबर्स प्रोड्यूस करते हैं तो लेबर इंटेंसिव, जब मशीन्स प्रोड्यूस करती हैं तो कैपिटल इंटेंसिव। और फिर
टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, किसके लिए प्रोड्यूस करा जा रहा है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, या फिर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जो इकोनॉमी है उसको अपने लिमिटेड स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है इस तरीके में ताकि सोसाइटी की नीड जो है वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से सर्व हो सके, एज वेल एज रिसोर्सेज का याद है वो वर्ड ऑप्टिमम बेस्ट जुडिशियस यूज भी होना चाहिए, वो आइडल ना पड़े हो, फुल डिप्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट हो रिसोर्सेज की, ताकि वो रिसोर्सेज कैसे ना कैसे करके कहीं ना कहीं काम जरूर आ रहे हो। तो इट इज अ चॉइस प्रॉब्लम, क्योंकि भाई ये डिसीजन लेना टफ है कि कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है कि सोसाइटी की नीड जो है वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में सर्व हो सके। एंड द चॉइसेस इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज इट बिकम्स पॉसिबल बिकॉज रिसोर्सेज जो है दे आर केपेबल ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस। बेसिकली इकोनॉमी जो है उसको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इकोनॉमी को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि कमोडिटीज की प्रोडक्शन में, अब जब प्रोडक्शन कोई भी फर्म कोई भी सप्लायर जब करता है, एक इकोनॉमी कोई भी चीज डिसाइड करती है कि मार्केट ट्रेंड किस तरफ है, और मार्केट ट्रेंड कैसा बनता है, पॉपुलेशन को देखते हुए किस तरह की पॉपुलेशन है। अभी मैंने आपको बोला उस पॉपुलेशन की आबादी में बच्चों की जनसंख्या ज्यादा है, महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है, बुजुर्ग ज्यादा रहते हैं, उसी हिसाब से तो फर्म अपने टारगेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करेंगी ना। बताओ, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल और बिल्कुल मैच करता हुआ। देखो डिमांड टारगेटेड पॉपुलेशन को देखते हुए कैसे क्रिएट होती है, सॉरी सप्लाई कैसे आती है, या फिर आप बोलो हाँ डिमांड भी कैसे क्रिएट होती है, क्योंकि डिमांड तो कंज्यूमर की साइड से होगी, तो डिमांड तो पहले से ही आ ही रही है। सप्लाई कैसे आती है, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, कल करवा चौथ है 1 तारीख को 1 नवंबर को, और 12 नवंबर तक दिवाली है, ये सब कुछ चल रहा है। यहां पर ऑटोमेटिकली मार्केट में एक ट्रेंड शुरू हो जाएगा ना सप्लायर्स की साइड से, मेहंदी की बड़ी सारी दुकानें मेहंदी लगवाने के लिए, औरतों के लिए चूड़े चूड़ियां साड़ियां ड्रेसेस वगैरह मिलना, और उसी के साथ उन्हीं मार्केट्स में खाना पीना भरमार मात्रा के अंदर चलना। क्यों, सबको पता है अगर हम अपना रेस्टोरेंट अपनी दुकान अभी तक रात को 9:30-10 बजे तक खोलते थे, अब हमें 12-1 बजे तक खोलनी है, क्योंकि जो औरतें मेहंदी लगवाने के लिए आएंगी वो 1:30-2 बजे तक रात तक बैठी रहती हैं। कई लोग होते हैं ना कि जैसे बहुत प्रैक्टिकल सी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, बिल्कुल एक फ्रैंक लेवल पर, एक बिल्कुल जेन्युइन लेवल पर आपको बात बता रहा हूँ कि कई बीवी अपना इंतजार कर रही हैं कि उनके हस्बैंड रात को ऑफिस वगैरह से आएंगे और उसके बाद उनको पैर पे भी मेहंदी लगवानी है, तो वो वहाँ पर चल फिर आराम से नहीं सकेगी, उनको अपना सामान जो है पकड़ना पड़ेगा, मोबाइल फोन्स पर्स वगैरह। तो हम रात को जाके लगवाएंगे तो 10:30 से लेकर 11 बज सकते हैं, 12 बज सकते हैं, 1:30-2 भी बज सकते हैं, लगती हैं ऐसी मेहंदी, ऐसी मार्केट्स होती हैं। तो खाने पीने वालों की दुकान भी उस टाइम पर खुल रखी होगी। अब यहाँ पर क्या है, ये मार्केट के अंदर चूड़े चूड़ियाँ चुन्नियाँ साड़ियाँ, मेहंदी की दुकानें, मेहंदी के कोन्स, खाने पीने के फूड स्टॉल, ये क्यों दिख रहे हैं, बिकॉज इस टाइम पर टारगेटेड ऑडियंस जो कल के लिए है, करवा चौथ के लिए, वो पर्टिकुलरली औरतें हैं। एज वेल एज मार्केट में थोड़ा सा और आगे चले जाओ, 1-2 गली आगे पीछे, या उसी मार्केट में थोड़ी सी नजर घुमाकर फेरो अपनी, तो पटाखों की दुकान देखने को मिलेगी। क्यों, दिवाली आ रही है। इस टाइम पर गुलाल के पैकेट देखने को मिलेंगे या पतंग देखने को मिलेंगी। अभी बताओ, 15 अगस्त से होली चल रहा है। क्यों, पॉपुलेशन की तरफ से सप्लायर्स को पता है वो डिमांड ही क्रिएट नहीं होने वाली, सामने से वो डिमांड आएगी तभी तो भाई वो गुलाल के पैकेट, रंगों के पैकेट, पिचकारियां, बैलून्स या काइट्स वगैरह, मांझा, ये सब कुछ वो तभी तो रखेंगे जब 15 अगस्त चल रहा हो या फिर होली चल रही हो। ये होली या 15 अगस्त का टाइम चल रहा है, ये फेस्टिव सीजन चल रहा है। फेस्टिव सीजन होली भी है, लेकिन
यहां पर पटाखे और करवा चौथ का सामान ये सब कुछ मिलेगा। अब समझ गए प्रोडक्शन में प्रॉब्लम। प्रोडक्शन क्या है? सबसे पहली तो चॉइस, सबसे पहली तो श्रेय चॉइस कि प्रोड्यूस क्या करना है प्रोड्यूसर को ये पता होना चाहिए। इस टाइम पर कोई बैठ के जो होली पर जो पानी वाली जो रंग वाले जो बैलून्स होते हैं वो प्रोड्यूस करने लगे, आपको क्या लगता है उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कोई काइट बनाना बेचना शुरू कर दे, दुकान खोल के बैठ जाए बीचों बाजार में, अभी इस टाइम पर उसकी वो पतंग और मांझा बेच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या होगा? उसको लॉस होने वाला है, उसको प्रॉफिट नहीं हो सकता। हाँ, तो टारगेटेड ऑडियंस पता लग गई आपको ये क्या होती है कि जिस तरीके से ऑडियंस जो है वो टारगेट होगी। अभी दिवाली और करवा चौथ का जो है हम एग्जांपल जो डिस्कस कर रहे थे फेस्टिव सीजन का, उसी के बेसिस पर तो जो सप्लायर्स हैं वो प्रोडक्शन करेंगे इस टाइम पर। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई पतंगों की, पिचकारियों की, गुलाल की, होली वाले बैलून्स की अगर कोई दुकान लगाने बैठ जाए तो उसको लॉस ही होना है ना, प्रॉफिट तो नहीं कर सकता वो ऐसी मार्केट के अंदर ऐसे टाइम पर, क्योंकि डिमांड जो है वो किसी और चीज़ की है, और प्रोड्यूसर जो है अगर उस डिमांड को वैसे फुलफिल नहीं करेगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देख लिया? बेसिकली इकोनॉमी हैज टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और इसके लिए प्रोफेसर सैमुअलसन जो है he has aptly rightly used the well known phrase जो हम डिस्कस करते हैं, what to produce, how to produce and for whom to produce, इन सेंटर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। इंट्रोडक्शन श्रेया आराम से समझ में आया? स्ट्राइक करें अब इसको एक एक करके, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, चलो अब डिटेल में समझते हैं इसको। नितिन सिंघानिया की बुक यहीं पर थोड़ी सी पहला चैप्टर उसका थोड़ा सा यहीं पर गड़बड़ हो जाता है ना, कि इतना डिटेल में वो बात नहीं होती यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो अब हम आराम से इसको समझते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, इसके साथ शायद एक बात और आती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करने के अलावा कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करना है। क्योंकि शायद क्वांटिटी डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर हम क्वांटिटी डिसाइड नहीं करेंगे तो फिर रिसोर्सेज की वेस्टेज भी हो सकती है। बात सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की नहीं है, कुदरत से तो आ ही रहे हैं सारे रिसोर्सेज, A to Z जो प्रोडक्शन हो रही है वो कुदरती रिसोर्सेज के बेसिस पर ही हो रही है। लेकिन कंपनी अगर फालतू में अभी से ही अपना रॉ मटेरियल अगर वेस्ट कर देगी, आगे जाकर और ज़्यादा रॉ मटेरियल्स को खरीदने में, फिर फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाने में और ज़्यादा पैसों का खर्चा नहीं करना पड़ेगा उससे फालतू में। और हमेशा उसे अपना रेवेन्यू और कॉस्ट को तो मैनेज करके चलना ही है, राइट। कि आमदनी कितनी आ रही है और खर्चा कितना आ रहा है गुड को प्रोड्यूस करने में। तो देखो दिक्कत होती है, सबसे पहली दिक्कत व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी ऑल्सो, कि कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग विच कमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में। अब सामने जो प्रोड्यूसर है उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, खाना प्रोड्यूस करना है या कपड़ा, ज़्यादा खाना या फिर मतलब सिर्फ फूड प्रोड्यूस होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर, या फिर क्लोथ, या फिर दोनों प्रोड्यूस हो लेकिन फूड ज़्यादा और कपड़े कम, या वाइसी वर्सा भी कि कपड़े ज़्यादा और फूड कम। खेती किसकी हो, गेहूं की खेती हो या गन्ने की खेती हो, बटर ज़्यादा प्रोड्यूस हो या फिर आर्मी के जो टैंक्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो अगर ज़्यादा टैंक्स प्रोड्यूस होते हैं तो सम रिसोर्सेज विल हैव टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम द बटर, बट द इकोनॉमी कैनॉट हैव मोर टैंक्स एंड मोर बटर एट द सेम टाइम। देख रहे हो मतलब कितना एक्सट्रीम एग्जांपल यूज कर रहा है श्रेया, कह रहा है बटर और टैंक, ठीक है। लेकिन यहां से वो आपको एक चीज समझाना चाह रहा है, इकोनॉमी में अगर आपको ज्यादा बटर प्रोड्यूस करना है तो आपको टैंक्स को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और टैंक्स को अगर ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो बटर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कह रहा है क्योंकि अगर ज्यादा बटर प्रोड्यूस करना है तो वो रिसोर्सेज जो कि टैंक की प्रोडक्शन में काम आ सकते थे उनको थोड़ा सा हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा बटर की प्रोडक्शन में। सेम लेवल पर जितना बटर प्रोड्यूस हो रहा है उतनी टैंक प्रोड्यूस होगा ऐसा नहीं होगा,
अगर आपको 1 एक्स्ट्रा यूनिट बटर प्रोड्यूस करना है तो 1 यूनिट टैंक की कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी। मुझे क्यों पता ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि एक रिसोर्स को अगर ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो दूसरे की कुर्बानी देनी पड़ती है। इससे क्या मतलब? टैंक में और बटर में सेम इंग्रेडिएंट तो यूज हो नहीं रहा। दूर दूर तक भी ऐसी कोई बात नहीं है ना कि हम इसको एक लिंक करने की कोशिश करें। कहां बटर, कहां टैंक आर्मी का? बजट, बजट नहीं, सिर्फ बजट नहीं, पैसा चलो हाँ एक बार के लिए रुकावट बन सकता है, बजट ऑफ द प्रोड्यूसर ठीक है, एक ये बन सकता है। कैपिटल, यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि कैपिटल एक रुकावट है इन टर्म्स ऑफ मनी। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रुकावट है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा श्रेया एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा टॉप मतलब वो एक पॉइंट दूँ आपको तो वो ये होगा श्रेया, लैंड। लैंड तो लिमिटेड होता है ना हर एक इकोनॉमी के पास, हर एक कंट्री के पास, है ना। सबसे बड़ी बात है लैंड, बाकी सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं। तो गिव अप सर्टेन यूनिट्स ऑफ बटर टू हैव टैंक्स, हाँ उसको एक तो उसका पैसा तो उसको रोकेगा ही रोकेगा। लेकिन यार हमारे पास अगर इतनी सी ही ज़मीन है, हम उसमें क्या क्या कर लेंगे बताओ? या तो फिर ये यहाँ पर देखो टैंक्स का साइज होगा बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा, बटर की यूनिट्स बड़ी छोटी है, लेकिन फिर आप बटर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 4-5 यूनिट्स ही पैदा करोगे इतनी सी ज़मीन पर। फिर आप उतना प्रॉफिट भी तो निकालोगे ना अगर वो आपने धंधा एक लार्ज स्केल पे शुरू कर रखा है। मान लो हम डेयरी प्रोडक्ट्स सेल करना स्टार्ट करते हैं तो शायद सिर्फ 2-3 भैंस या 2-3 गाय या बकरियां रखेंगे हम लोग, उससे काम हो जाएगा, उससे हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लार्ज स्केल पे करने की सोचेंगे ना। अब अगर हम लार्ज स्केल पे करने की सोच रहे हैं, बफेलो फार्म्स, काउ फार्म्स, गोट फार्म्स, ये सब अगर हम बनवा रहे हैं तो वहां पर हम कुछ और काम कर सकते हैं क्या? कि चलो कुछ और भी प्रोड्यूस करवा लेते हैं यहाँ पर, गाड़ियों की प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी स्टार्ट करवा लेते हैं। नहीं, क्योंकि आपको क्या पता है, अभी तक आपको क्या पता है, रिसोर्सेस है ऑल्टरनेटिव यूजेस, है ना। आप एक रिसोर्स को एक ही चीज़ की प्रोडक्शन की तरफ डाइवर्ट करने के लिए या यूज़ करने के लिए आप एलोकेट कर सकते हो, मल्टीपल जगहों पर नहीं। तो इन केस ऑफ मोर टैंक्स जो कुछ रिसोर्सेस हैं वो आपको डाइवर्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम द बटर। लेकिन इकोनॉमी में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता that it can have two resources at equal level in equal quantity. It can have more tanks and more butter at the same time. नहीं. Similarly, society has to decide between consumer goods ज़्यादा प्रोड्यूस होने वहाँ पर like cloth, shoes, sugar, wheat, या producer goods like tools, machines, trucks. नेसेसरी गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने हैं या लग्जरी गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने हैं। अब ये तो पॉपुलेशन के बेसिस पर डिपेंड करेगा ना शायद कि ट्रेंड क्या है, पॉपुलेशन क्या चाह रही है, पीछे से डिमांड क्या आ रही है, तभी तो उसी के बेसिस पर सप्लाई मैच होगी। यार देखो इकोनॉमी का कड़वा सच ये होता है कि जो लोग मांगेंगे ना, जो लोग मांगेंगे आपको वही उनको देना पड़ेगा, तभी तो कस्टमर भगवान होता है। अगर उस इकोनॉमी में सारे के सारे लोग श्रेय अगर नशेड़ी भी हैं ना, अगर वो नशा भी करते हैं तो प्रोड्यूसर अपना पेट भरने के लिए, ऑब्वियस ही बात है भले उसका मन हो चाहे ना हो, लेकिन मेजॉरिटी जनसंख्या अगर नशे का सहारा लेकर रहती है और हमारा जो गुजारा करने का सेटअप है वो एक ऐसे एरिया में जहां पर लोग ज़्यादातर नशा करते हैं, तो श्रेया उससे एक चीज़ ये होगी, हमें ना चाहते हुए भी सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, दारू, चरस, गांजा, कोकीन, हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये सारे की सारी नशे पदार्थ के जितने भी सामान होते हैं ये हमें सप्लाई करने पड़ेंगे, क्योंकि डिमांड इकोनॉमी में वो है। अब इससे क्रूड एग्जांपल हमारा कोई बन नहीं सकता कि हम लोगों को, भले ही आप कह दो कि हम एक ऐसी चीज़ लोगों को सप्लाई करें जिससे लोग बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन डिमांड ही वही है, हमें अपना पेट भी तो भरना पड़ेगा ना यहाँ पर। क्योंकि बात एथिक्स और एथिकल एंगल की तो बाद में होगी, सबसे पहले प्रैक्टिकल बात यह है कि भाई हम रोटी नहीं खाएंगे क्या? हम रोटी नहीं खाएंगे जब इकोनॉमी की डिमांड ही वही है, पॉपुलेशन की ओरिएंटेशन ही किसी एक चीज़ की तरफ है, तो अगर आपको उस एरिया में सर्वाइव करना है तो आपको वही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अदरवाइज चेंज योर प्रोडक्शन सेटअप, गो टू सम अदर रीजन, गो टू सम अदर लोकेशन, गो टू सम अदर स्टेट और कंट्री। दो ही चॉइसेस है ना, और ये इतना आसान नहीं होता।
इतना आसान नहीं होता कि आप अपने प्रोडक्शन बेस को रातों रात सेटअप कहीं और कर लो, है ना। तो यहां पर देखो, अब क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, तो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज डिजायर्ड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। तो हियर द गाइडिंग प्रिंसिपल इज टू एलोकेट रिसोर्सेज एक ऐसे तरीके में ताकि मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी क्रिएट हो सके। अब एग्रीगेट का मतलब तो होता है श्रेया टोटलिटी। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ, मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी? मैंने आपको बताया था ना, कोई भी रिसोर्स आइडल नहीं पड़ा होना चाहिए, बेस्ट ऑप्टिमम यूज उसका होना चाहिए, और सोसाइटी की नीड्स भी उससे सर्व होनी चाहिए। सोसाइटी में कोई एक बंदा तो होता नहीं श्रेया, हम किसी एक इंडिविजुअल यूनिट की बात तो करते नहीं है, हम तो सारी की सारी जनसंख्या की बात करते हैं। तो जब हम एक बात करते हैं एक इंडिविजुअल यूनिट की, तो वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक एलिमेंट यानी कि इंडिविजुअल यूनिट्स। लेकिन जब हम सारे इंडिविजुअल्स को कंबाइन करके सोसाइटी बोलते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होता है। एज अ होल हम उस सोसाइटी को एज इकोनॉमी को देख रहे हैं। तो जब आपको पता है हम किसी भी चीज़ को एज अ होल एज इन टोटलिटी टर्म्स में देखते हैं तो वो क्या होता है, एग्रीगेट होता है वो, राइट। वो चीज़ होती है एग्रीगेट, सही है। तो द प्रॉब्लम ऑफ जी द प्रॉब्लम ऑफ वॉट टू प्रोड्यूस, याद रखना अभी हम पहली प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, वॉट टू प्रोड्यूस इन वॉट क्वांटिटी। इट अराइजेस बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज लिमिटेड है और आप हर अपने रिसोर्सेज को हर एक एक्टिविटी के साथ इक्वल तरीके से यूज नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे पढ़ेंगे, कौन सेंट्रल प्रॉब्लम पे, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस ये एक प्रॉब्लम होती है, प्रोड्यूसर के परस्पेक्टिव से ही है सारी की सारी प्रॉब्लम। ये चीज़ तो शायद समझ में आ गई ना अभी तक पढ़ते हुए, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर के परस्पेक्टिव से है, सप्लायर के परस्पेक्टिव से, क्योंकि उसे कंज्यूमर की डिमांड्स को इकोनॉमी के अंदर फुलफिल करवाना है, मैच करवाना है, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द एप्रोप्रिएट टेक्निक। बेस्ट टेक्निक क्या है ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। अब ये क्यों, बिकॉज एक जो कम्युनिटी है श्रेया, वो एक से ज्यादा मेथड से, इट कैन बी प्रोड्यूस बाय मोर देन वन मेथड। एक से ज्यादा मेथड से किसी भी चीज की प्रोडक्शन हो सकती है। अब एक से ज्यादा मेथड क्या हो सकते हैं, या तो श्रेया आप लेबर्स का ज्यादा यूज कर लो, या मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज कर लो। एमेलगमेशन में मिक्स करके भी करा जा सकता है ऐसा, लेकिन जो आपकी कोर प्रोडक्शन है, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपने लेबर्स रख रखे हैं, या मशीन्स एंड मशीन इक्विपमेंट्स बहुत ज्यादा रख रखे हैं। तो मोर लेबर, या फिर मशीन्स कम लेस कैपिटल, या फिर मशीन ज्यादा टेक्नोलॉजी ज्यादा एंड लेस लेबर। जब आप लेबर्स को ज्यादा यूज करते हो, उस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं श्रेया लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जब आप लेबर को ज्यादा यूज करते हो तो वो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जब आप मशीन्स को ज्यादा यूज करते हो, टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करते हो, तो श्रेया हम लोग उसको कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। प्रोडक्शन फिर ऐसे भी हो सकती है कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, अगर इस डिबेट को हटा दो तो ये भी हो सकता है आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो या कम प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको सिर्फ अपने गुड्स एक लिमिटेड रीजन में सप्लाई करने हैं, या फिर आपको उसको एक नेशनल लेवल की ब्रांड या इंटरनेशनल लेवल की ब्रांड बनाना है, उसके बेसिस पर भी आप प्रोडक्शन करोगे ना। आपको अगर एक नेशनल लेवल की ब्रांड बनना है, तो आप मान लो कि एक कोई चिप्स का पैकेट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको सिर्फ अपनी गली मोहल्ले में बेचकर आप फेमस हो जाओगे, नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की ब्रांड बन जाओगे आप, नहीं ना। अगर आप उसको सिर्फ अपने रीजनल लेवल पर, गली के लेवल पर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या है श्रेया, वो आपके लिए स्मॉल स्केल प्रोडक्शन। और जब आप नेशनल लेवल पर अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पे ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहे हो, ऑब्वियसली बात है आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की सोचोगे कि नहीं सोचोगे, और वो क्या होगा तब उस टाइम पर, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऐसे भी हो सकती है स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल। फॉर एग्जांपल, अ गिवन अमाउंट ऑफ व्हीट, कितने भी किलो जो गेहूं है, इट कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग मोर एंड मोर लैंड एंड लेस कैपिटल।
मतलब आप जमीन का टुकड़ा आपको ज्यादा चाहिए, ज्यादा वीट को प्रोड्यूस करने के लिए, और हो सकता है उस टाइम पर आपको कैपिटल कम चाहिए पड़े। कैपिटल आपको पता है ना, जो कि गुड्स की प्रोडक्शन में एड करते हैं, हेल्प करते हैं, उन्हीं को आप लोग कैपिटल कहते हैं। वो रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, वो मनी भी हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, राइट। तो आपको हो सकता है कि कम मैन्योर, कम सीड्स, ट्यूबवेल, इरिगेशन फैसिलिटी कम चाहिए हो, लेकिन लैंड आपको भारी भरकम मात्रा के अंदर चाहिए, बिकॉज आपको अपनी वीट की प्रोडक्शन ज्यादा करवानी है। या फिर ये भी हो सकता है जमीन आपको कम मिले, आप ये कह रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल आपको मिल जाए, मैन्योर, सीड्स, ट्यूबवेल्स। इसका एग्जांपल दो कि जमीन कम हो फिर भी प्रोडक्शन ज्यादा कैसे हो सकती है। आप ये कह रहे हो मुझे जमीन कम दे दो, मुझे लेकिन वीट को प्रोड्यूस करने के लिए HYV वैरायटी के सीड्स दिलवा दो, हो गई प्रोडक्शन ज्यादा कम जमीन पर। बात वही है ना यहां पर, क्योंकि पहले केस के अंदर अगर आपके पास जमीन ज्यादा भी है तो श्रेय रिस्की काम है। आप ये कह रहे हो कि कोई बात नहीं, मैन्योर, खाद वगैरह जो है, जो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स हैं वो कम हो, सीड्स कम हो, ट्यूबवेल्स कम हो, ये तो रिस्की फैक्टर है। फिर फसल बर्बाद भी हो सकती है, कीड़े रख सकते हैं उसके ऊपर, और पर्याप्त मात्रा के अंदर खेतों को पानी ना मिले। आप ये कह रहे हो दूसरे केस में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इससे हमेशा प्रोडक्शन कम होगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपके रीजन में आप जहां पर गेहूं उगा रहे हो श्रेय, वहां पर ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, बारिश वगैरह पर्याप्त मात्रा के अंदर होती हो, है ना, कीड़े ना लगते हो, जमीन बहुत अच्छी है, सॉइल बहुत अच्छी है, आपको चाहिए ज्यादा लैंड। लेकिन दूसरे इलाके में आप ये कह रहे हो भाई मैं अपनी प्रोडक्शन के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मुझे तो तुम जमीन कम दे दो, लेकिन जो कैपिटल है वो अच्छा से अच्छा दो। बेस्ट टू बेस्ट मुझे ट्रैक्टर चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, सीड्स HYV वैरायटी की होनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वेडिसाइड्स, मैन्योर्स। दोनों के दोनों केसेस में इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रोड्यूसर ना, कि वो किस टेक्निक और प्रोडक्शन से प्रोडक्शन ज्यादा करवाना चाहता है। बताओ, ये है ना, बिल्कुल सही है। तो सिमिलरली अ गिवन क्वांटिटी ऑफ क्लोथ, इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय कंबाइनिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, चाहे वो फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बने, चाहे फिर वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बने वो कपड़ा, ठीक है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर, एक डिसीजन ये भी लिया जाता है, इट हैज टू बी टेकन, लिया जाना चाहिए, अबाउट विच टेक्निक शुड बी यूज्ड। और टेक्निक की बात यहां पर जहां तक आ रही है वो क्या है, या तो लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तो गाइडिंग प्रिंसिपल इन केसेस में क्या है, हम ऐसी टेक्निक्स को अडॉप्ट करें विच कॉज द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी। डिबेट इस चीज के ऊपर नहीं है श्रेया कि हम जो है हमें क्या अच्छा लग रहा है, कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अच्छी लग रही है, लेबरर्स ज्यादा सही लग रहे हैं हमें कि वो जो है सामान बना लेते हैं, या फिर मशीन हमें ज्यादा ठीक लग रही है। डिबेट इस चीज के ऊपर नहीं है, डिबेट इस चीज के ऊपर है बीइंग अ प्रोड्यूसर। मैंने अभी आपको बोला, फिर से बोल रहा हूं, ये वाला टॉपिक हमें प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बीइंग अ प्रोड्यूसर, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहां पर कम आ रही है, हमें जो गुड को, सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए जो पैसा लग रहा है वो हमारा कहां कम लग रहा है, राइट। मेन डिबेट इसके ऊपर है। आपको जो सस्ता पड़ेगा, जिसको बनाने के लिए लागत कम आएगी, आप वही तो टेक्निक चूज करोगे। अगर मजदूरों को दिहाड़ी और सैलरी ज्यादा देनी पड़ रही है आपको, तो आप ये सोचोगे ना मजदूर तो कभी जाने नहीं वाले, इन्हीं के भरोसे मेरा धंधा, बिजनेस मेरा टिका हुआ है। आपने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन से आपको यह पता लगा सारे मजदूरों, लेबरर्स को, एम्प्लॉइज को सैलरी देने के बाद 50 लाख रुपए का महीने का खर्चा आता है आपको। आपने क्या सोचा, इससे बढ़िया तो कोई मैं मशीन ना ले लूं जिसकी डाउन पेमेंट 50 लाख हो और महीने की किस्त 50 लाख हो। बात तो वही की वही है। एक टाइम के बाद उस मशीन के ऊपर जितनी मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी उससे मुझे राहत मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं मजदूरों के रखूंगी लाइफ टाइम तक, मतलब एक चाहे मतलब धंधा उस टाइम पर अच्छा चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो या कुछ भी है, मुझे तो इनको सैलरी देती रहनी पड़ेगी, ये तो कभी रुकना नहीं है। मेरा प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो, मशीन में कम से कम आप एक बार को ये तो सोचोगे चलो कल को कोई बात नहीं, अगर लॉस भी होता है कुछ भी होता है तो एक टाइम के बाद मशीन की किस्तों से तो मुझे निजात मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएंगी और पूरी मशीन मेरी। लेबर्स का भी ऐसा आपसे कहेंगे कि राउंड फिगर में
पूरे के पूरे जीवन के लिए इतनी सैलरी हमें दे दो और हम जिंदगी भर आपके यहाँ काम करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज फिर ये भी है, बात ऐसी नहीं है कि हर कोई फिर मशीन ना रख ले, किस्तें वो देता रहे। सारे काम फिर मशीन्स नहीं कर सकती, आपको लेबर्स की भी रिक्वायरमेंट है। अब यहां पर भी एक जो श्रेय हम एलिमेंट जो पढ़ रहे थे प्रपोर्शन वाला, कि कौन सी चीज किस प्रपोर्शन के अंदर, ये भी हो सकता है आप दोनों चीजें यूज करो, लेकिन डिवाइड कर लो 60:40 के रेशियो में। 60% मेरा काम मशीन का है, 40% मेरी फैक्ट्री मेरी फर्म्स के अंदर लेबरर्स, 80% लेबरर्स रहेंगी, 20% मशीनें रहेंगी। या पूरा काम मशीनों का या पूरा काम लेबरर्स का। ऐसा होता नहीं है, वैसे ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो श्रेया, आपकी कंपनी किसी न किसी प्रकार की प्रोडक्शन कर रही है, क्रूड ऑयल की ड्रिलिंग कर रही है, ठीक है, लेकिन एम्प्लॉइज लाइक यू आर रिक्वायर्ड इन दैट फर्म कि वो सारी चीजों को मैनेज कर सकें, देख सकें। अगर कोई मशीन भी चल रही है तो उस पर भी बंदे बैठाती होगी कंपनी आपकी, ये देखने के लिए कि क्या चीज सही से काम तो कर रहा है सब कुछ। मशीन का ये जो पट्टा है, ये जो ड्रिलिंग के लिए आगे जो मोटर है या कुछ भी, ये अच्छे से काम करे कि नहीं कर रही है। और अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, फटाफट से इंजीनियर को बुला कर लेकर आना ताकि वो ठीक कर सके। राइट और रॉन्ग? तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। कुल मिलाकर डिबेट इस चीज के ऊपर है, आपको एक गुड को, सर्विस को प्रोड्यूस करने में, कुल मिलाकर प्रोडक्शन करने के लिए लागत कितनी आ रही है, वो लागत कम से कम होनी चाहिए ताकि आप उसको बेचने के बाद मार्जिन अपना निकाल सको। और वो मार्जिन आपका क्या होगा बताओ? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसके बाद बेचने के बाद आपको मिला रेवेन्यू। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या होता है, उसने मैंने आपको क्या बताया था, इट इज इक्वल टू, हाँ मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, अल्टीमेटली वो क्या जो आपकी जेब में बचा, प्रॉफिट, अल्टीमेटली प्रॉफिट। और रेवेन्यू क्या होता है आपका, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। राइट, रेवेन्यू आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है जो अभी तक आपने बांटा नहीं है। अभी आपको लेबर्स को सैलरी देनी है, उस गुड को बेचकर जो भी आपके पास आया है, मतलब बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, काम वाली को पैसे देने हैं, सबको वो कर रहे हैं। एंड में जो आपके पास बचेगा वो होगा आपका प्रॉफिट। और बंदे का कौन सा प्रॉफिट काउंट होता है हमेशा किसी भी सेक्टर के अंदर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब जो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट बच रहा है, मतलब जो एंड में जो बचा है ना, नेट प्रॉफिट। क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड में तो एक आपके ऊपर, सर के ऊपर तलवार लटक रही है ना, कि आपको देना तो पड़ेगा ही अभी उनको, लोगों को। वो मान जाएंगे कि कोई बात नहीं, अभी आप अपना एंजॉय कर लो, ये वाला महीना हमें सैलरी 2-4 महीने की जोड़कर दे देना। ऐसा कोई भी बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो एट मैक्रो लेवल द मोस्ट एफिशिएंट टेक्निकल मेथड इज वन विच यूजेस लीस्ट अमाउंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेस। ऐसी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जहां पर आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन आपको जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, वो आपको कम से कम यूज करने पड़े, उनकी बर्बादी ना हो। पता चला प्रोडक्शन भी कर रहे हो, जैसे हम इसके अंदर भी ये वाली डिबेट को देख रहे थे ना श्रेया, कि इन वॉट क्वांटिटी। अब आपने क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस कर ली, उतनी डिमांड है नहीं, तो आप अपने लिए भी लॉस करवा रहे हो और रिसोर्सेज का वेस्टेज भी है, रिसोर्सेज का वेस्टेज भी है। राइट, श्रेया यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं, एक एंगल को और हाईलाइट करना चाहता हूं, वो ये है कि श्रेया बात कुल मिलाकर ये आ जाती है कि जैसे एक प्रोड्यूसर है, वो XYZ गुड को प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी मर्जी, वो कोई सी भी टेक्निक को डिप्लॉय कर रहा है, फिर चाहे वो लेबर इंटेंसिव हो या कैपिटल इंटेंसिव हो, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो। बात ये है, डिबेट इस चीज के ऊपर है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम होनी चाहिए। फिर चाहे वो टेक्निक, फिर चाहे वो अपनी टेक्निक में यूज कर रहा है, चाहे इसको लेबर इंटेंसिव को,
ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को। उसकी लागत कम से कम आनी चाहिए। क्यों? अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी कारणवश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर उसकी किसी भी कारणवश किसी भी रीजन की वजह से शेयर अगर बढ़ जाती है, वो अपने गुड को एक हायर रेट पर सेल आउट करने का सोचेगा, एक हायर रेट पर सेल आउट करने का सोचेगा, जो कि गुड्स को कॉस्टली बना देगा फॉर कंज्यूमर्स। इससे होगा क्या? कंज्यूमर्स विल बी डिसइंटरेस्टेड एंड कुल मिलाकर दे विल नॉट बाय इट। क्या हुआ? महंगी होने की वजह से कंज्यूमर की डिमांड गिरेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी ज्यादा थी, ज्यादा रेट पे सेल आउट कर रहा था, डिमांड है नहीं, लोग खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। अल्टीमेटली ये क्या करना चाह रहा था? अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से और एक चीज को बैलेंस करते हुए विद सप्लाई, ये अपने मार्जिन को कवर करना चाह रहा था ताकि इसके पास प्रॉफिट या रेवेन्यू आ सके। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? कंज्यूमर्स की साइड से डिमांड कम हो गई। इसको फिर क्या करना पड़ेगा? अपने गुड्स को चीप रेट पर सेल आउट करना पड़ेगा, जिससे ये अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नहीं निकाल सकेगा और अल्टीमेटली ही विल बी इन अ पोजीशन ऑफ लॉस। आप समझे श्रेया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मद्देनजर रखना क्यों बहुत 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 ज्यादा जरूरी है प्रोड्यूसर के परस्पेक्टिव से। वो फिर बर्डन वरना हम पे शिफ्ट करेगा, हम कंज्यूमर पे शिफ्ट करेगा और हम अपनी इनकम को देखते हुए तो खर्चा करेंगे ना किसी भी गुड के ऊपर। या टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, कोई सा भी यूज करते होगे, कोलगेट यूज करते होगे, आप पेप्सोडेंट यूज करते होगे, 80 से 100 रुपए का हम यूज करते हैं। कोलगेट एक तो डायमंड वाला भी आता है जो 600 700 1000 रुपए 1500 रुपए का भी होता है, हम वो यूज करते हैं। जनरली बताओ, मैं तो यूज नहीं करता, आप करते हो यूज उसको? 1500 रुपए वाला टूथपेस्ट यूज करा कभी आपने? नहीं ना। क्यों करेंगे भाई? हम सारी चीजों को मैनेज करते हुए वो करते हैं ना। हम क्या करते हैं श्रेया? नेसेसिटी और प्रायोरिटी चीजों की लिस्टिंग बनाते हैं। जब हम राशन लेने जाते हैं, हम लग्जूरियस चीजें कभी कभार ढूंढते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते कि हमारी लाइफ उन गुड्स के बेस पर लग्जूरियस हो, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई ही ना कर रहा हो। ऐसी बास्केट या कैटेगरी ऑफ गुड्स बनाते हैं क्या हम लोग? वेन इट कम्स टू परचेसिंग पावर पैरिटी ऑल्सो, कभी नहीं ना। एटलीस्ट हम तो नहीं करते हैं। मतलब इंडिविजुअल लेवल की बात करो तो ना मैं करता ऐसा, ना आप करते होगे ऐसा, ना हमारे घर वाले करते, ना मम्मी पापा ने कभी हमें ये सिखाया है ना, कि सैलरी है तो बेटा बाजार में जाके खड़े हो जाओ और पूरी की पूरी उड़ाते ना। आपकी चाहे चीज़ों की आवश्यकता हो चाहे ना हो, लेकिन आप उड़ाओ पैसे आराम से। ये तो नहीं करते हम। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ध्यान रखना प्रोड्यूसर को इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो महंगे रेट पर अगर बिकेगा, कोलगेट डायमंड वाला जो पेस्ट है श्रेया, उसमें कुछ तो ऐसी बात होगी ना कि वो 1500 रुपए 1100 रुपए 700 800 रुपए का बिक रहा है। अलग अलग जो ऐसे ब्रांड्स है, कोई भी ऐसी जो महंगी चीज बेच रहे हैं जिसके दाम ही 10 गुना 8 गुना है ना। लेकिन कितने लोग खरीदते हैं बताओ?
100 रुपए वाला कोलगेट लोग ज्यादा खरीदते हैं या फिर वो 1500 रुपए वाला ज्यादा खरीदते हैं पेस्ट? ब्रश तो देखो, ब्रश तो देखो श्रेया, जो टूथब्रश होते हैं वो इलेक्ट्रिक भी आते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रश भी आते हैं जो कि 2-2 हज़ार रुपए 5-5 हज़ार के भी होते हैं। हम फिर भी अंडर 100 वाला यूज करते हैं ना, है ना? कंपनी लेकिन वो बना रही है क्योंकि उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उतनी आई है, तभी तो उसको वो मार्जिन कवर करना है। लेकिन कंपनी क्या सिर्फ अगर ऐसे इलेक्ट्रिक ब्रश को अगर बनाए जिसके रेट 2,500-5,000 रुपए के ओरल बी कैसे आते हैं और बहुत सारी ब्रांड्स कैसे आते हैं, कंपनी कभी भी अपना अपने आप को टिका सकेगी मार्केट इंडस्ट्री में? बताओ, टिका सकेगी? कवर कवर हो पाएगा उसका जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, है ना? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की चॉइस श्रेया आप समझ गए, आपको सारी चीजों की तिकड़ा लगानी पड़ेगी कि लेबर जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है, लेबर्स की दिहाड़ी कम है, मंथली सैलरी उनको कम देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, जो वो है क्या कहते हैं जो मशीन से अगर हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं तो उसका पैसा कितना, उसका खर्चा कितना, इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखते हुए, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम करना ही बेस्ट पॉसिबल डिसीजन होता है। ऐसे कोई भी सिचुएशन आप बता सकते हो जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर की हाई और वो प्रॉफिटेबल हो जाए? होता है ऐसा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर की हाई और फिर भी वो प्रॉफिटेबल हो जाए? नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में पॉसिबल है ये ऐसा? हमेशा नहीं। लेकिन मैं आपको एक्सेप्शन दूं इसका। श्रेय याद है वो एलिमेंट, वो फैक्टर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस? जनता ही पागल है। लग्जूरियस गुड्स, फैशनेबल आइटम्स, गिफ्ट गुड्स, तो इस चीज़ की जानकारी मिली श्रेय, अच्छे से समझ में आया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत कम से कम होनी चाहिए, है ना? मैं आपको एक्सेप्शन कुछ बता रहा था, एक्सेप्शन की बात में मैं आपसे ये कर रहा था, तब जाकर प्रोड्यूसर एक अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है और फिर भी वो प्रॉफिटेबल होने का सोच सकता है जब जनता ही पागल हो। लोग दीवाने हैं गिवन गुड्स को लेकर, फैशनेबल आइटम्स को लेकर, लग्जूरियस आइटम्स को लेकर। क्या या एक फैक्टर आपको याद होगा शायद, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। आदत ही लगी हुई है लोगों को उसकी, इसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि खरीदने वाले तो फिर ये 1,500 रुपये वाला कोलगेट और 5,000 रुपये वाला जो टूथब्रश है इसको भी खरीदते होंगे। लेकिन अगर आप जनता को टारगेट करके चलो ना, अगला जो फैक्टर है फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो इसका आंसर क्या मिलेगा? कैन कंपनी सर्वाइव एज अ प्रॉफिटेबल फर्म इन द लॉन्ग टर्म? क्या होगा इसका आंसर, यस और नो? नो। या तो फिर वो पूरी जो है जनता अमीर की अमीर हो, सब लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हो, लेकिन शायद से ही ऐसा किसी इकोनॉमी में होता है ना कि उस इकोनॉमी के अंदर सिर्फ लग्जूरियस आइटम्स प्रोड्यूस होते जा रहे हो, सिर्फ फैशनेबल आइटम्स प्रोड्यूस होते जा रहे हो, सिर्फ गिफ्ट एंड गुड्स प्रोड्यूस होते जा रहे हो, और लोगों की एक आदत टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से कंपनी जिस रेट पे जो बना रही है वो सब कुछ बिक रहा है। बताओ। अच्छा, कंपनी अगर ज्यादा रेट पर मतलब बेचने को तैयार हो भी रही है ना, क्योंकि उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आई थी और फिर वो मतलब अपना मार्जिन निकालने के लिए ऐसा कर रही है, जनता जो है वो अमीर भी बहुत है, फिर भी कभी कभार बहुत सारी सिचुएशन होती है चला, एक और नई सिचुएशन देता हूँ, एक नया पर्सपेक्टिव देता हूँ, फिर भी जनता के पास पैसा भी बहुत है, अंधाधुंध पैसा है सबके पास, सारे लोग अमीर हैं, और कंपनी भी अंधाधुंध रेट पे अपने प्रोडक्ट जो है वो बेचने के लिए तैयार है, और लोग खरीदने, और लोग मतलब खरीद सकते हैं, है उनकी इतनी औकात, है उनकी इतनी हैसियत, फिर भी जरूरी नहीं है कि बिके उनके गुड्स कंपनी के। बताओ ऐसा क्यों? बताओ ऐसा क्यों? गुड्स महंगे भी श्रेया जनता के पास वो भी है, डिमांड चलो एक फैक्टर है, चलो ठीक है, और डिमांड ज्यादा है मैं कह रहा हूं चलो आपसे, फिर भी लोग डिसइंटरेस्टेड हो रहे हैं खरीदने के लिए। अफोर्डेबिलिटी है, डिमांड ज्यादा है, फिर भी डिसइंटरेस्टेड हो रहे हैं, क्यों? क्वालिटी नहीं, नहीं, अरे हाई हाई कैटेगरी के गुड्स हैं यार, क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। याद है एक वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स से मेरा जो मैंने करवाया था? हाँ, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं पहले। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स को ज्यादा आ रही है श्रेया, वो ऑब्वियस सी बात है फिर महंगे गुड्स ही बेच रहे हैं,
जनता के पास अफोर्डेबिलिटी पावर भी है कि जनता अमीर है सारी की सारी, वो खरीद भी सकती है, फिर भी जनता इंटरेस्टेड नहीं है उसको खरीदने में, उस गुड्स को जो प्रोड्यूसर के द्वारा बनाए जा रहे हैं। मतलब जनता के पास पैसों की किल्लत नहीं है। यहां पर जनता की एक हैबिट आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ठीक है एक्सेप्टेबल, लेकिन एक जनता की हैबिट आती है श्रेया के, अच्छा टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाली जो बात आप कह रहे हो ना, मैं आपको और बांध देता हूँ थोड़ा सा इस चीज में, कि जनता की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो है ही उसके लिए, लेकिन फिर भी वो डिसइंटरेस्टेड हो रहे हैं। क्यों? हो सकता है कि जनता की एक हैबिट डेवलप हो गई हो थ्रिफ्टीनेस की, कंजूसी की। सारे अमीर लोग हर रेट पे कुछ ना कुछ चीजें खरीद लेते हैं क्या? जितना ज्यादा अमीर आदमी होता है ना, आप हमेशा देखना वो उतना कंजूस होता है, एक एक रुपए अपनी बचाने की सोचता है वो। कभी भी अमीर आदमी, अब ये कोई थंब रूल नहीं है, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन, और कन्वेंशन रूल्स नहीं होते हैं। कभी भी अमीर आदमी खुले मन से खर्चा नहीं करता है हर चीज के ऊपर, वो एक एक चवन्नी अठन्नी को बचाता है, 10-10 रुपए के लिए लड़ जाता है, जबकि हो सकता है कि उसकी इनकम के बेसिस पे उसका कोई फर्क भी ना पड़े, लेकिन उसको सब कुछ निचोड़ के समेट के रखना अपने पास, चाहे भले ही अगले दिन वो शमशान घाट पहुंच जाए। गाड़ी होते हुए भी वो पर्सन बस से ट्रैवल करेगा, सब कुछ होते हुए भी वो सस्ता खाएगा, सस्ता पिएगा, चीप से चीप कपड़े पहनेगा, सेविंग्स की हैबिट, और उसको हम लोग कहते हैं सेविंग्स के साथ साथ कंजूसी की हैबिट, जिसको हम लोग कहते हैं, मैंने मैक्रोइकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया था, शायद बॉडी याद हो गए, थ्रिफ्टीनेस। थ्रिफ्टीनेस कहीं ना कहीं यूज करा था मैंने इसको नेशनल इनकम या कहीं पर, अगर आपने सुना हो या लिखा हो कभी। थ्रिफ्टीनेस का मतलब होता है शायद कंजूसी वाली हैबिट, कंजूसी की आदत। अब ये तो आदत ही है, इसमें कोई सही और गलत तो है नहीं भाई, आपको नहीं पैसे खर्च करने जबरदस्ती, तो आपको फिर चाहे कोई कंजूस कह ले, चाहे कुछ भी कह ले, क्या फर्क पड़ता है उससे? आपको नहीं करना खर्च तो नहीं करना भाई, मुझे बचाने अपने 10 रुपए। आपकी इनकम को देखते हुए मान लो कि 10 रुपए कुछ भी ना हो के लिए, लेकिन आपको खर्च करना ही नहीं है फालतू के, तो क्यों करोगे आप खर्च? राइट। अब अगली सेंट्रल प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन रिसोर्सेज, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के टर्म्स में, व्हाट टू प्रोड्यूस हमने देखा, हाउ टू प्रोड्यूस हमने देखा, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस हमने, अब हम फॉर होम टू प्रोड्यूस को देखते हैं। ठीक है, बाकी दोनों समझ में आ गए अच्छे से? कोई डाउट? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? ओके। फॉर होम टू प्रोड्यूस, दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट, कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट होने हैं जो कि इकोनॉमी में प्रोड्यूस करे गए हैं रिसेंटली। इन अदर वर्ड्स, हाउ शुड आउटपुट प्रोड्यूस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज हु हैव हेल्प टू प्रोड्यूस इट, कैसे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ऐसे लोगों के बीच में जिन्होंने रिसोर्सेज को बनाने में मदद करी है। आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ? देखो, रिसोर्सेज को बनाने में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हाथ लगा था श्रेया, बताओ वो कौन थे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, राइट? LLCE, यही चारों थे ना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपनी फैक्टर इनकम भी मिलती है, उन्होंने गुड्स को बनाया तो बदले में कुछ मिलेगा नहीं क्या उन्हें? रिटर्न भी तो आएगा ना उनके पास कुछ ना कुछ। लैंड से क्या आता है? लैंड से क्या आता है? रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल से इंटरेस्ट, और ऑन्टरप्रेन्योर को प्रॉफिट, है ना? इन्हीं चारों लोगों ने गुड्स को बनवाने में मदद करी थी, और इन्हीं चारों लोगों को अपनी इनकम वापस मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स इनकम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जो कि गुड को बनवाते हैं। फैक्टर इनकम मतलब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास इनकम किस फॉर्म में जा रही है। ठीक है, तो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन हमेशा इनकम जनरेट करती है, तो इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि जो प्रोडक्शन है इट इज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 लैंड, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल, और नंबर 4 एंटरप्राइज। इन चारों में से अगर किसी एक को भी मैं गायब कर दूं
तो प्रोडक्शन हो सकती है, पॉसिबल है प्रोडक्शन। सिर्फ एक को गायब कर दो, किसी भी एक को, अकड़ पकड़ बम्बे वो करते हो, किसी एक को उड़ा दूं मैं बोल दूं कि लेबर को छोड़ो, लैंड कैपिटल एंटरप्राइज के बेसिस पर प्रोडक्शन हो जाएगी, एंटरप्राइज को हटाओ, लैंड लेबर कैपिटल के बेसिस पर प्रोडक्शन हो जाएगी। नहीं, चारों की आवश्यकता साथ में है ना। तो जो आउटपुट होता है, आउटपुट इमर्जिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ मनी इनकम। वो मनी इनकम की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इंडिविजुअल फैक्टर इन द प्रोडक्शन। हर एक इंडिविजुअल फैक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या प्रोडक्शन के अंदर? लैंड से आएगा रेंट, लेबर, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट। क्लियर है ये वाली चीज? ये तो पता है। फैक्टर्स ऑफ इनकम विल गेट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल गेट फैक्टर इनकम। तो मनी इनकम या फैक्टर इनकम क्या होती है? याद रखना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो मिलती है उसको फैक्टर इनकम कहते हैं। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फैक्टर इन द प्रोडक्शन। तो जो क्वेश्चन है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इट इज एक्चुअली अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हम जो भी पढ़ रहे थे ना श्रेया के, फॉर हुम टू प्रोड्यूस टारगेटेड पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, वो भी हमारी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोर इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर ओनली ऑन द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन जो हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है, सॉरी वो कैसे नहीं हो रही है, मतलब जो प्रोडक्शन जो भी हुई, जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने प्रोडक्शन करवाई, उनको उनकी फैक्टर इनकम कैसे मिली, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज तक पहुंचा कैसे। ठीक है, तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस वाला जो क्वेश्चन है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, इट इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विच इज जनरेटेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट इन द सोसाइटी। तो किसको कितना मिला, हु इज पेड हाउ मच, ये भी एक चॉइस प्रॉब्लम है। यहां पर श्रेया ऐसी एक रिदम हो सकती है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन हो इन द प्रोडक्शन ऑफ सेम गुड। लेबर ज्यादा हो, जमीन कम हो, कैपिटल ज्यादा हो, लैंड और लेबर वो कम हो, एंटरप्रेन्योर जो वो प्रॉफिट जो है वो मिनिस्क्यूल रखने के लिए तैयार था, कम से कम प्रॉफिट रखने के लिए तैयार था, या फिर ज्यादा लॉस बियर करने के लिए तैयार था। कुछ भी हो सकता है ना सबकी रिदम। लेकिन पॉइंट क्या है, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी इक्वली एफिशिएंट कह रहा हूं, एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। मतलब चारों की कंट्रीब्यूशन के बिना कोई भी गुड प्रोड्यूस नहीं हो सकता, राइट? तो अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज हाउ शुड आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट पर्संस एंड डिफरेंट फैमिलीज, ताकि ऑल पर्संस गेट अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। मैंने आपको बताया ना टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, ये वाली बात वो भी आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कि क्या जो आउटपुट इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, देश के हर एक कोने तक, हर एक परिवार जन तक वो चीज पहुंच रही है। लोग अपना बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के टर्म्स में, क्या रोटी वाला जो एंगल है, फूड वाला जो एंगल है, कपड़े वाला जो एंगल है, हाउसिंग वाला जो एंगल है, वो इतना मिनिस्क्यूल जो है अपनी सर्वाइवल के लिए, इसको पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, इसको प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज हाउ should output of the economy be distributed among different persons and families so that all persons get a minimum level of consumption. तो it is important to note that जब बात आती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की या मार्केट इकोनॉमी की, सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो होती हैं दे आर सॉल्व बाय प्राइस मैकेनिज्म। आपको पता ना, इनविजिबल हैंड्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये अपने आप ही प्राइस क्रिएट कर देते हैं किसी भी गुड का।
वेयर एज इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जो सोशल इकोनॉमी होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहां पर डिसाइड करती है ऐसी कंट्री के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो अपार्ट फ्रॉम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, दो और सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम ऑफ फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अभी मैंने आपको बताया ना शायद कोई भी रिसोर्स आइडल नहीं पड़ा होना चाहिए, कोई ना कोई रिसोर्स इकोनॉमी में काम ही आ सकता है किसी ना किसी के। अंग्रेज भी तो यही करते थे। ये वाली जो चीज है, कभी उन्होंने इसको सेंट्रल प्रॉब्लम को रखा क्या? हर जो भी रिसोर्स है लैंड वगैरह, उनका फुल एंड एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करते थे कि नहीं करते थे? याद करो मॉडर्न इंडस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, कस्टर्ड एप्पल वाली चीज, कि हर जगह का लैंड का सर्वे करना, वो करना, वेस्ट लैंड भी पड़ा हुआ है ना, कुछ भी पड़ा हुआ है तो फटाफट से उसकी मतलब क्या कह रहे हैं प्रोडक्शन वगैरह करवा, ये उसको देखना कि वहां पर क्या प्रोडक्शन हो सकती है। एक तो ये, और दूसरी चीज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन बताओ रिसोर्सेज की ग्रोथ इतनी आसान है क्या? ये भी तो एक प्रॉब्लम ही है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपको रिसोर्सेज की ग्रोथ करनी है तो नए नए एरियाज को फाइंड करना पड़ेगा। जैसे एक बात बताओ श्रेया, कच्चा तेल दुनिया से खत्म हो रहा है। अब जब तक नया कोई हब नहीं मिलता तेल के कुओं का, तब तक तो प्रोडक्शन कम ही रहने वाली है ना। रिसोर्सेज को ग्रो करना इतना आसान तो होता नहीं है। रिसोर्सेज को ग्रो करना, लेकिन फिर भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों माना गया है? in order to match with the growing needs of population. शाबाश श्रेया, वेरी गुड। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, द सिंगल फंडामेंटल प्रॉब्लम बिफोर एन इकोनॉमी इज टू मेक अ चॉइस among the alternative uses of scarce resources for obtaining maximum satisfaction. और अलग अलग जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी में, हर एक इकोनॉमी में अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग वक्त में वो अलग अलग तरीके से अपने आप को मैनिफेस्ट करती हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, राइट? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अलग अलग तरीके से उनका मैनिफेस्टेशन होता है इकोनॉमी के अंदर। तो सिंगल फंडामेंटल प्रॉब्लम इकोनॉमी के सामने क्या है? इट इज टू मेक अ चॉइस अमंग द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, कि बेस्ट टू बेस्ट हमें इकोनॉमी के रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट करना है ताकि सोसाइटी की नीड जो है वो बेटर तरीके से सर्व हो सके, सोसाइटी की नीड जो है वो बेटर तरीके से सर्व हो सके और लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। As central problems can be easily and effectively explained with the help of a simple diagram called as production possibility curve. ये हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि ये सब जो चीज़ें हैं कि प्रोडक्शन कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, इसको हम पता लगा सकते हैं पीपीसी के माध्यम से। और ये पीपीसी यहाँ पर होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है रेड वाली लाइन, ये तो अपने नितिन सिंघानिया से सीख ही लिया होगा श्रेया। दिस इज द पॉइंट जहाँ पर रिसोर्सेज जो होते हैं वो फुल तरीके से एम्प्लॉयड होते हैं। इसके नीचे कोई भी पॉइंट है, इट सिग्निफाइज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन देश को, प्रशासन को कदर नहीं हो रिसोर्सेज की। अब वो कुछ भी हो सकता है, लैंड या फिर पॉपुलेशन। इंडिया का भी डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत पॉजिटिव है ना 2050 तक, लेकिन क्या हो रहा है उस पॉपुलेशन का? फुल यूटिलाइजेशन, ओवर यूटिलाइजेशन या अंडर यूटिलाइजेशन? बताओ। अंडर यूटिलाइजेशन। हम यहां बैठ के श्रेया माइक्रो इकोनॉमिक्स में मर रहे हैं और दुनिया इंस्टाग्राम चला रही है, रील्स देख रही है मजे से, एक हाथ में स्प्राइट, एक हाथ में इंस्टाग्राम। और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज वाली बात, लेकिन श्रेया हमेशा ना वो नहीं हो पाती है, क्या कहते हैं, वो फिजिबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। रिसोर्सेज ग्रो, देखो 4-5 तेल के कुएं अगर मिल भी जाए तो वो क्या सालों साल या अनिश्चित काल तक चल जाएंगे? वो अनलिमिटेड टाइम तक। ग्रोथ अगर जो होती है ना, याद है इकोनॉमिक ग्रोथ का एक फंडा होता है श्रेया, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, इकोनॉमिक ग्रोथ तब बोलो जब वो सस्टेनेबल हो, जब वो सेम लेवल मेंटेन रह सके, और कुछ सालों के लिए नहीं, गिने चुने कुछ हफ्ते या महीनों के लिए नहीं, कुछ साल के लिए नहीं, लंबे समय के लिए। यही होती है ना इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन।
sustained increase and sustainable increase in the growth of resources over a long period of time. ये हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि पीपीसी वगैरह के इनके फंडे क्या होते हैं. तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतने ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.